Friends, good morning. Welcome to BPSC Concept Wala Newspaper Analysis. Today we are going to analyze the Indian Express dated September 7, 2024 and the day is Saturday. तो जैसा कि हम लोग करते हैं पहले हेडलाइन से शुरुआत करते हैं. तो आज की पहली हेडलाइन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, अ थॉ इन चिल, दिल्ली माले होल्ड डिफेंस टॉक. थॉ का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज में जो भी कोई बर्फ होती है ना, पिघल जाना, कोई भी चीज को पिघल जाना, तो क्या प्रॉब्लम थी आपको पता है? यहाँ पे पिघलने कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है? मॉलडीव्स और इंडिया. आपको पता है ना मॉलडीव्स का कैपिटल माले है, ठीक है. तो मॉलडीव्स और इंडिया के बीच में आपको पता ही है कि इश्यूज चल रहे थे जब से नए वाले यहाँ के जो है मिनिस्टर मोइजू जी ने ऑफिस अज्यूम किया है. तो इस ऑफिस को अज्यूम करने के बाद कुछ इश्यूज चल रहे थे, लेकिन अब वहां पे डिफेंस सेक्रेटरी लेवल डायलॉग हो चुका है इंडिया और मॉलडीव्स के बीच में. न्यू दिल्ली में भी और माले में भी ये जो डिफेंस डायलॉग हुआ, इस वजह से कुछ ना कुछ जो इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स थी वो थॉ हो रही है, ठीक है. ये सिग्निफिकेंट इसलिए भी है क्योंकि इसके वजह से क्या हुआ था, इंडिया आउट कैंपेन मॉलडीव्स में बहुत ज्यादा बढ़ गया था. वहां के लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम हो गई थी इंडिया के प्रेजेंस से भी. इस वजह से आपको पता ही होगा कि हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स जो वहां पे डिप्लॉयड थे, मिलिट्री ऑफिसर्स, उनको वापस आना पड़ा था आनन फानन में. और लास्ट डिफेंस कॉपरेशन जो हुआ था ना, वो मार्च में हुआ था लास्ट ईयर, माले में ही हुआ था. तब के प्रेसिडेंट थे इब्राहिम सुलेही. पर अब आपको पता है मोइजू आ चुके हैं, तो वापस से अगर ऐसे टॉक्स हो रहे हैं तो ये अच्छी चीज है. ये टॉक्स जो है वो इंडिया आउट कैंपेन को कहीं ना कहीं कम कर देगी. तो ये सारी कुछ चीजें थी जो इम्पोर्टेंट थी. उसके अलावा आज के हेडलाइंस में आपके लिए इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं. बस ये आप जान सकते हैं कि विनेश फोगाट जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कर रही हैं, उनको टिकट मिल गया है, ठीक है. तो ये एक न्यूज इम्पोर्टेंट हो जाती है. अब हम लोग डिटेल में आर्टिकल्स को देखते हैं. लेट्स गो. ओके, लेट्स कैरी ऑन. तो पहली जो आपके लिए आर्टिकल इम्पोर्टेंट है वो ये है, फेसिंग ईस्ट. आपको पता ही है कुछ ही दिन पहले हमने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो सिंगापुर विजिट के लिए गए थे, ठीक है. और साथ ही साथ उन्होंने ब्रुनेई को भी विजिट किया था. और ब्रुनेई क्या है? ब्रुनेई एक छोटा सा पेट्रोलियम रिच नेशन है, ठीक है. तो वहां पे भी गए थे. इससे क्या इम्पोर्टेंस हो जाती? इम्पोर्टेंस ये हो जाती कि हम लोग जो साउथ ईस्ट एशिया है ना, उसको वापस से रिबूट मिल रहा है, मतलब वापस से जान आ रही है इसके अंदर. ये पहला ऐसा बायलैटरल विजिट था जो किसी भी पीएम ने इंडिया के ब्रुनेई में किया था. उसके अलावा और भी इंस्टेंसेस इस आर्टिकल में मेंशन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती. क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती? क्योंकि जो जगह अभी रिसेंटली इंडिया के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर गए हैं, ये अब आपके लिए प्री पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है. ज्योग्राफिकली इसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है, इनके कैपिटल वाइज बहुत क्वेश्चंस तो मल्टीपल टाइप के बन सकते हैं. तो एक बार देख लेते हैं. पीएम के सिंगापुर और ब्रुनेई जाने से पहले हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी फिजी जा चुकी हैं, न्यूजीलैंड जा चुकी है लास्ट मंथ. इनफैक्ट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी बहुत सारे ऐसे फॉरेन मिनिस्टर जो साउथ ईस्ट रीजन, साउथ ईस्ट एशिया आप समझ रहे हैं ना कौन सी कंट्रीज, जो आपकी श्रीलंका हो गई, ये सिंगापुर हो गए, ये सारे रीजन हो गए. तो मैं आपको एक बार मैप में भी दिखाई देती हूँ. ये देखिए, ये हमारी मैप है, ठीक है. इस मैप में ये देखिए, ये पूरा आपका साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन आ जाता है, ये वाला, ठीक है. यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से मलेशिया आ रहा है, इंडोनेशिया आ रहा है. यहीं पे मैंने आपको ब्रुनेई भी बताया था. न्यूजीलैंड में अभी विजिट किया था हमारी प्रेसिडेंट ने, तो ये रहा न्यूजीलैंड. तो ये आप देख रही है साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन आ जाता है. तो ये इसको वापस से इम्पेटस मिल गया ना, इम्पोर्टेंस मिल गई, सिंपल सी भाषा में देखें तो. इसके अलावा एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो लाओस जाएंगे नेक्स्ट मंथ, ठीक है. लाओस यहाँ पे है, ये देखिए मैप में, इधर इधर लाओस दिख रहा है आप लोग को, वियतनाम के और थाईलैंड के बीच में. तो यहाँ पे नेक्स्ट मंथ हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे. क्यों? क्योंकि वहां पे एक एनुअल समिट मीटिंग होगी आसियान की. आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आसियान जो है उसका फुल फॉर्म क्या है और इसमें कितने मेंबर्स हैं और कब स्टैब्लिश हुआ था, बिकॉज आसियान तो काफी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट चीज ये देख सकते हैं कि अभी पिछले आखिरी के कुछ सालों में गल्फ कंट्रीज जो है, ठीक है, गल्फ कंट्रीज कौन सी हो गई? ये वाली. यहाँ मैप में आप देख सकते हैं गल्फ कंट्रीज हो गई, ईरान,
इराक, ये सारी गल्फ कंट्रीज है। यहाँ पे क्या ना, क्योंकि यहाँ पे गल्फ जो है वो बहता है, तो यहाँ पे क्या होता है, पेट्रोलियम रिच नेशंस है, तो इनको बड़ा इंपॉर्टेंस मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं एक स्पेक्यूलेशन था, एक डर था कि साउथ एशियन नेशन जो है दे आर फॉलिंग ऑफ इंडियाज रेडार, इंडिया उस पर फोकस ही नहीं कर रहा है। पर एस जयशंकर जी ने काफी इसको क्लियर किया है कि गल्फ और साउथ ईस्ट एशिया दोनों इंडिया के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपको इससे एक हिस्ट्री भी बता दूं कि जब पीएम मोदी जी 2014 में चार्ज लेते हैं, तो वो 1990s में एक पॉलिसी चलती आ रही है जिसका नाम होता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। उसको वो कहीं ना कहीं एक नया लुक दे देते हैं, ठीक है, उसको नाम दे देते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सॉरी, लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट, देखिए लुक से एक्ट में बदल दिया। तो ये एक बहुत एक्टिव चीज में चेंजेस आई थी। और इसको किस तरह से इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया, तो उसी साल 2018 में इन्होंने क्या किया, कुछ आसियान लीडर्स को रिपब्लिक डे के गेस्ट के तौर पे बुला लिया। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, गेस्ट की तरह बुलाना, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं बुलाया जाता है, इससे सॉफ्ट पावर इंक्रीज होती है, ठीक है। सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर का मतलब जब हम इस तरह से डिप्लोमेसी के थ्रू, अपने अपने इस तरह के इन्विटेशन के थ्रू कहीं ना कहीं पावर असर्ट करते हैं, पावर लेकर आते हैं, ये चीज है। आपको पता है एक क्वाड भी बना, ठीक है। जब क्वाड बना ना, तो कहीं ना कहीं एक डर बैठ गया लोगों में कि शायद साउथ ईस्ट एशिया को इंडिया भूल रहा है। क्वाड में कौन कौन सी कंट्री है, ये भी आप लोग क्वाड कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, क्वाड किन कंट्री से मिलकर बना। आज जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना, वो आपके इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो पार्ट होता है ना, वो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो प्लीज आप लोग आंसर करें। दूसरा है कि क्वाड जब आया तो बोला गया कि शायद आसियान का रोल पीछे हो जाएगा, लेकिन न्यू दिल्ली ने अश्योर किया है कि आसियान जो है वो क्वाड को कहीं भी पीछे नहीं छोड़ रहा है, साथ लेके चलेगा। उसके अलावा जब इंडिया ने आरसीईपी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आरसीईपी ऑर्गेनाइजेशन थी ना, इंडिया ने मना कर दिया इसको ज्वाइन करने से, ठीक। आरसीईपी जब रिजेक्ट होता है तो आरसीईपी का फुल फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो जब इंडिया ने मना कर दिया इसको ज्वाइन करने के लिए, अपने हमारे रीजंस थे, तो इसको मना करने की वजह से सबसे ज्यादा जो दुखी नेशन हुआ था ना, वो सिंगापुर था। तो सिंगापुर को इस तरह से दुखी देखकर वापस से इस तरह की सेमीकंडक्टर डिप्लोमेसी स्टार्ट करने की वजह से एक रीअश्योरेंस मिलती है। क्या रीअश्योरेंस मिलती है कि अब वापस से ये जो है इंडिया सिग्निफिकेंस दे रहा है इस रीजन को, ठीक है। जब हम किसी को दुखी करते हैं इंटरनेशनल अफेयर में, तो उनको मनाना भी हमारा उतना ही अधिकार है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक आर्टिकल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा एट अ स्ट्रेटेजिक क्रॉस रोड। ये हमारा एक एडिटोरियल आया है। देखिए इस एडिटोरियल में क्या बात की है, ये है विद अनसर्टेनिटी इन नेबरहुड वोलेटिलिटी अक्रॉस द ग्लोब, इंडिया नीड्स स्टेट क्राफ्ट टू नेविगेट इट्स वे। आपको पता है ना, हमारा जो नेबरहुड है अभी बड़ा वोलेटाइल चल रहा है। कैसे वोलेटाइल चल रहा है, अभी कुछ समय में आपने बांग्लादेश का ही देख लिया, किस तरह से पूरी की सरकार उथल पुथल हो गई। नेपाल में जो है वो गवर्नमेंट हमेशा गिरती रहती है। पाकिस्तान के तो क्या ही मैं बताऊं आप लोगों को, वो तो अलग ही है, वहां मॉल लूट लिए जा रहे हैं। तो अब तो इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है। तो ये सब क्या है, हमारी नेबरहुड। और चाइना के साथ तो हमारे ऐसे भी रिलेशंस माशाल्लाह ही हैं। तो जब इस तरह का वोलेटाइल रिलेशनशिप होता है ना हमारे पड़ोसियों के साथ, तो इंडिया को नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे इससे किसी न किसी तरह से फाइट करने के लिए। इसी के ऊपर पूरा आर्टिकल है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स कंक्लूड होते हैं। 31वीं मीटिंग हुई थी अभी, डिप्लोमेटिक वर्किंग मीटिंग चाइना इंडिया के बीच में, जिसके बारे में हमने कवर भी किया था। ये क्यों किया गया आपको पता है ना, चाइनीज पीएलए जो है ना, वो हिमालयन हाइट्स में आके कन्फ्रंट करने की कोशिश करता है। आपको पता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भी कितने इश्यूज आए थे हमारे। तो इसके अलावा जो हमारा आयरन ब्रदर है पाकिस्तान, ये खुद कभी ना कभी चढ़ के आ जाता है हमारे पास। ये एक टर्म जो है ना आयरन ब्रदर, ये आप यूज कर सकते हो कहीं भी किसी भी आंसर में। ये सारे टर्म जब आप एडिटोरियल में पढ़ते हो ना, तो इसको याद रखा करो, आपके मेंस के आंसर को बहुत ना इंपॉर्टेंस मिलती है इससे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये देखिए इसके अलावा चाइना को देखा गया तो चाइना खुद बहुत सारी चीजें करता आ रहा है। चाइना की जो स्कीम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, मैरीटाइम सिल्क रोड बना दिया इसने। इससे क्या हुआ, इसने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाया चाइना ने, उससे क्या हुआ, इसने स्ट्रैटेजिक इनसर्कलमेंट की। ये क्या है स्ट्रेटेजिक इनसर्कलमेंट, सिंपल भाषा में बोलो तो स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटेजी बना के, और इनसर्कलमेंट का मतलब होता है घेरा करना। इंडिया को चाइना ने इस सिल्क रोड की मदद से, ये जो मैरीटाइम सिल्क रोड यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, पे घेरा कर लिया। अब इंडिया तो बीच में फंस गया हमारा।
इंडिया के बीच में फंसने की वजह से क्या इश्यूज आ गए? इश्यूज ये आ गए, जब हम बीच में फंस जाएंगे तो हम कैसे अपने आप को जो है वो प्रोटेक्ट कर पाएंगे? उसके लीजिए, मॉरिशस के साथ हमारे जैसे अच्छे रिलेशन चल रहे थे, मोइजू जी आ गए। मोइजू जी के आने की वजह से इंडिया आउट कैंपेन चिल्लाने लग गए लोग। बांग्लादेश में आपको पता ही है, हमारे बड़े अच्छे रिलेशंस थे शेख हसीना जी के साथ, पर अब वो भी जो है वो प्रॉब्लम में आ चुके हैं। तो इस तरह से बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम्स है हमारी नेबरहुड में। अब नेपाल और श्रीलंका को अगर हम लोग देख लें तो इनके साथ तो हमेशा ही हमारा प्रॉब्लम क्रिएटेड रहता है। नेपाल को क्या बोलते थे, बेटी रोटी का नाता, लेकिन फिर वहां पे भी जब ओली जी आए और प्रचंड, ये सब चेंज होते रहते तो वो लोग भी एंटी इंडियन सेंटिमेंट लेके आ जाते हैं। तो ये क्या बता रहा है कि हमारे जो नेबरहुड के साथ रिलेशनशिप है बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है। इस चीज को बचने के लिए, इस चीज से हम लोग को मॉडर्न स्टेट क्राफ्ट लाना पड़ेगा। मॉडर्न स्टेट क्राफ्ट में हमें नए नए एजेंडाज लाने पड़ेंगे, जिसमें डिप्लोमेट, सोल्जर और इकोनॉमिस्ट को साथ लाना पड़ेगा। डिप्लोमेट्स कौन हो गए? डिप्लोमेट्स हो गए हमारे ऑफिसर्स जो है, सोल्जर्स जो हमारे है ही हैं जवान, और इकोनॉमिस्ट को साथ लाके स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। ऐसी स्ट्रैटेजीज जो जो भी प्रॉब्लम आए, इवोल्यूशन, ये सारे प्लान इवोल्यूशनरी है। जैसे जैसे नए नए प्लान आ रहे तो नए नए तरीके भी तो उसको लाने पड़ेंगे ना काउंटर करने के लिए। जैसे एक नया चैलेंज हमारे पास उभर के आ गया है, वो है साइबर सिक्योरिटी का। आजकल टेररिस्ट जो है ना, ये वॉरफेयर यूज करते हैं, एआई की मदद यूज करते हैं, रोबोटिक्स की मदद ले लेते हैं, नए नए अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट ले आते हैं, ड्रोन ले आते हैं। तो ये एक नए तरीका का प्रॉब्लम है। इस नए तरीके के प्रॉब्लम को डील करने के लिए नए तरीके की चीजें लाएंगे। हमें एक स्ट्रेटेजिक इलीट मतलब एक स्ट्रेटेजिक तरीके से इन गोल्स को कहीं ना कहीं पूरा करना पड़ेगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं हमारा कहीं ना कहीं डिफेंस पे बहुत ज्यादा इंपोर्ट से हम लोग ये रहते हैं। तो अगर हम लोग डिफेंस में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ले आए, यानी कि हम लोग खुद ही अपने डिफेंस के चीजें बनाने लगे, जो कि इंडिया करता है। अब इंडिया बहुत ज्यादा इंडिजिनस माने खुद से ही बनाने लगा है, चाहे भले ही वो हमारे एयरक्राफ्ट हो, चाहे हमारी सबमरीन्स हो, हम खुद ना खुद बहुत कुछ बनाने लगे। पर फिर भी सब्सटैंशियल अमाउंट जो है हम इसराइल पे डिपेंड करते हैं, हम रशिया पे डिपेंड करते हैं। इसराइल से हम गाइडेड वेपन लेते हैं, रशिया से तो हमारे है ही बहुत ज्यादा चीजें लेना, एयरक्राफ्ट हो गए, वॉरशिप, सबमरीन, सब रशिया से लेते हैं। पर आत्मनिर्भरता लाने की जरूरत है। ये जो इनिशिएटिव है आत्मनिर्भरता लेकर आएगी, तभी चेंजेस हो पाएंगे। तो इस आर्टिकल से आप क्या क्या चीजें देख सकते हो? आत्मनिर्भरता, ठीक है, आत्मनिर्भरता चाहिए हमें। नए टेक्नोलॉजी से, नए नए प्रॉब्लम से डील करने के लिए न्यू स्ट्रैटेजी चाहिए। न्यू स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इश्यूज, फॉर न्यू इश्यूज। कैसे नए इश्यूज? तो वो हो गया आपके साइबर थ्रेट, है ना, ये सारी चीजें। तो एक और चीज जो उभर के आती है ना, वो है न्यूक्लियर वेपन का खतरा। ये तो रहता ही रहता है। तो न्यूक्लियर वेपन से खतरा रखने के लिए न्यूक्लियर डेटरेंस होनी चाहिए हमारे पास, है ना। ठीक, आपको पता है ना, इंडिया जो है एक पॉलिसी यूज करता है न्यूक्लियर, जब भी न्यूक्लियर वेपन्स की बात की जाती है तो हम एक पॉलिसी यूज करते हैं। उस पॉलिसी का नाम कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसको बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। तो देखिए, इस तरह से ये सारी कुछ चीजें दी गई हैं। आपको पता है पाकिस्तान जो है वो उसके पास भी अब न्यूक्लियर वेपन आ चुका है। तो कहीं ना कहीं हमें, और चाइना के पास तो था ही था, तो न्यूक्लियर वेपन की बात भी की जा रही है। तो इंडिया को अब चाहिए क्या? इंडिया को चाहिए इंश्योरेंस अगेंस्ट हेजिमनी एंड डोमिनेशन ऑफ व्हाट, ये चाइना और ये सारी। इससे हम कैसे ला सकते हैं? तो आत्मनिर्भरता से। ये सारी चीजों के लिए नए नए पार्टनरशिप्स लेकर के हम इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छी अच्छी कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप करें। अभी पिछले वाले आर्टिकल में हमने देखा कि किस तरह से हम ब्रुनेई और सिंगापुर, ये सारे नेशंस के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या बताती है? ये सारी चीजें बताती हैं न्यू पार्टनरशिप्स। यही सारी चीजें हम लोगों को ये स्ट्रेटेजिक क्रॉस रोड, ये दो राह, क्रॉस रोड का मतलब दो राह से बचाएगा। तो ये सारी एक एडिटोरियल थी। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अ डाइवर्स प्लेट। अब देखिए, जो अभी रिसेंटली हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे आता है, ठीक है, 2022-23 का है वैसे तो, उसको जब एनालाइज किया जा रहा था ना, तो उस पर एक पेपर लेकर आती है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ टू द प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने क्या कंपेयर किया कि 2011-12 में जब ये सर्वे आई थी, कौन सी? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे।
ये जो कंजम्पशन सर्वे है ना, इसके बारे में अगर मैं बताऊं, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, HSES लिख दिया है मैंने, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, यही चीज है। तो ये सर्वे के बारे में अगर मैं हल्का सा आपको बता दूं तो इसके रिजल्ट्स कौन निकालता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये वाली मिनिस्ट्री निकाल के लाती है, इसके रिजल्ट्स को पब्लिश करती है। और जो इसको इसका डेटा बनाता है, हाँ जी, इसका जो डेटा कंडक्ट कौन कराता है इस सर्वे को, तो इस सर्वे को कंडक्ट करता है NSO, नेशनल स्टेटिस्टिक ऑफिस, हर 5 साल पे, एवरी 5 ईयर्स, ठीक है, हर 5 साल पे। तो ये कुछ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का बैकग्राउंड है। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या मैं बता रही थी आप लोगों को, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये इस वाले डेटा को जब कंपेयर किया गया तो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज निकल के बाहर आई कि पहली बार मॉडर्न इंडिया में, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में, हमारे जो हमारे लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो खाने पे घर के खर्च से कम यूज करती है। सिंपल भाषा में क्या करें, हम लोग अपने बजट का आधा से आधा पैसा जो है वो खाने में लगा रहे हैं, यानी खाने में कम खर्चा कर रहे हैं और बाकी चीजों में ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, जबकि लोगों का इनकम बढ़ा है, एक्सपेंडिचर सीरियल पे घट गया है पर इनकम बढ़ा है लोगों का। ये भी देखा गया है कि फूड सिक्योरिटी, इसके पीछे कुछ रीजंस दिए गए ऐसा क्यों हुआ है। तो देखिए, हमारे गवर्नमेंट ने ना ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आई हैं जिसके अंदर फ्री सीरियल और फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, लोगों को फ्री फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। फूड सिक्योरिटी में क्या देते हैं, सीरियल्स, ग्रेन, फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो जब ऐसे खाना मिल ही जाता है तो जो बॉटम 20% वल्नरेबल लोग हैं उनको खाना मिल ही जाता है, तो जो बाकी के लोग हैं वो लोग अपने डाइट को क्या करते हैं, डाइवर्सिफाई करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। चावल मिल गया, दाल मिल गया, खत्म, दूध लेते नहीं है, अंडा लेते नहीं है, मीट लेते नहीं है। लेकिन वो लोग जिनकी इनकम और एक्सपेंडिचर भी बढ़ी है, वो भी अपने खाने पे खर्चा कम कर दिया उन्होंने 2011-12 से अगर कंपेयर करके देखे तो। अब इससे क्या होता है ना, इससे इम्प्लीकेशन आ जाता है डिबेट पे कि MSP का क्या रोल रहा होगा कि इस तरह से जो है वो डिक्रीज हो चुका है। ये MSP की क्या चेंजेस हुई हैं। सिमिलरली एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया है किस चीज में, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव सा ट्रेंड बोल सकते हैं हम लोग, गलत ट्रेंड है कि लोग आजकल पैकेज्ड और सर्व फूड ज्यादा लेने लग गए हैं, ठीक है, ज्यादा, जबकि अच्छी चीजें जो कि हेल्दी चीजें वो कम कर दिया है, खाने पे पैसा कम कर दिया है, लेकिन जो खाना पे खर्चा भी कर रहे हैं वो पैकेज फूड पे खर्चा कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड क्या करेगा, ये ट्रेंड हम लोग की हेल्थ पे भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा, हेल्थ पॉलिसी पे अफेक्ट करेगा। अगर हेल्थ खराब होगी तो ये पॉलिसीज में चेंजेस करनी पड़ेगी। तो ये पूरा का पूरा ये आर्टिकल था। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। उससे पहले आप लोग ये देख लीजिए, आप लोग को पता ही कि हम लोगों ने की कुछ बुक है, जैसे कि तर्कश बुक हो गई, हिंदी मीडियम के लिए भी बुक आ चुकी है, करंट अफेयर की भी बुक आ चुकी है। तो आप लोग इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एंड इसको आप लोग अपने जो तैयारी है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं। तो देखिए, अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि इंडिया ओवरटेक्स चाइना इन इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। तो देखिए क्या हुआ है ना कि मॉर्गन स्टैनली जो है ना वो अपना एक इंडेक्स निकालता है, जो इंडेक्स होती है इमर्जिंग मार्केटिंग इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स। इस इंडेक्स में इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है और इंडिया जो है उसका वेट इसमें 22.27% हो गया है, जबकि चाइना का 21.5% हो चुका है। तो इस तरह से इंडिया ऐसे पीछे कैसे छोड़ दिया चाइना को, रीजंस तो ये आ जाती हैं। ये क्या है, मार्केट, इमर्जिंग मार्केट। यहाँ पे मार्केट किस मार्केट की बात की जा रही है, तो इक्विटी मार्केट की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है इक्विटी मार्केट, जिसमें शेयर आ जाता है, स्टॉक्स आ जाते हैं, उसकी बात की जा रही है। अब इंडिया का इस तरह से स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुआ कैसे, तो देखिए, एक होती है स्मॉल कैप कंपनीज। स्मॉल कैप का मतलब स्मॉल कैपिटल वाली, ठीक है। ये जो स्मॉल कैपिटल कंपनीज है ना, उनके अंदर क्या देखा गया है कि उनके वजह से वेटेज बढ़ी है हमारी, क्योंकि वो बहुत अच्छा मार्केट बिजनेस कर रहे हैं। उसके अलावा देखा जाए तो चाइनीज मार्केट अभी स्ट्रगल कर रही है कुछ टाइम से अपने इकोनॉमिक हेडविंड्स पे, पर इंडियन मार्केट ने ना इसी का फायदा उठाया है। कैसे फायदा उठाया है, हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है ना, हम जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलो करते हैं वो हमने बड़ी स्ट्रॉन्ग कर दी है, ठीक है। और हमारे जो कॉर्पोरेट्स हैं, कॉर्पोरेट्स माने क्या हुई, कंपनीज जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, MNCs हैं, वो सारे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं,
ठीक है। और ये इसी वजह से क्या हुआ है कि हमारा इतना ज्यादा ग्रोथ देखा गया। और ये सिर्फ स्मॉल कैपिटल कंपनीज में ही नहीं, कैप का मतलब यह कैपिटल है, लार्ज कैपिटल और मिड कैपिटल कंपनी भी। स्मॉल कैपिटल माने क्या, जिस पास कम पैसा है, मिड कैपिटल माने थोड़ा पैसा ज्यादा है, और लार्ज माने बहुत पैसा है। तो ये सारी कंपनी सारी अच्छी कर रही हैं, काम अच्छे कर रही हैं, ठीक है। और ये जो मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है ना, ये बहुत हेल्प करता है पूरे ओवरऑल इकोनॉमी में। उसके अलावा एक और फैक्टर है जिसकी बात की जा रही है कि हमारा जो एफडीआई है ना, वो 47% बढ़ा है 2024 में। ये बहुत बड़ा डेटा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आप अपने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में कोट कर सकते हो। इसके अलावा जो क्रूड के प्राइसेस है ना, ब्रेंट क्रूड प्राइसेस, वो भी घटी है इंडिया में। और जो एफपीआई वगैरह है या डेट मार्केट है, वो भी थोड़ा इंडिया में बेटर वर्क कर रहा है। सबसे बड़ा रोल तो इस 45% एफडीआई के इंक्रीज का है। तो ये सारे कुछ रीजंस की वजह से आज हमने चाइना को इंडेक्स में पीछे कर दिया, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गई। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब आपको पता है मैं आऊंगी तो साइंस के आर्टिकल तो लेकर ही आऊंगी। तो ये हमारा साइंस रिलेटेड आर्टिकल है, साइंस एक्सप्लेन। देखिए, बहुत तरह का पोल्यूशन के बारे में आपको पता होगा, लाइट पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। एक नया पोल्यूशन है जिसके बारे में बहुत कम बात करते हैं हम लोग, वो है लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन भी बहुत बड़ी पोल्यूशन की सोर्स हो चुकी है इस नए हमारे नए इमर्जिंग वर्ल्ड में। लाइट पोल्यूशन भी बहुत बड़ा पोल्यूशन की तरफ फैक्टर की तरह रोल प्ले कर रहा है। अब देखिए, अब कैसे पता चल रहा है कि लाइट पोल्यूशन इमर्जिंग बहुत बड़ा पोल्यूशन है, इस स्टडी को लिंक करके एक स्टडी आई है, ठीक है। यूएस के रिसर्चर्स ने स्टडी करा है क्या, कि लाइट पोल्यूशन जो आर्टिफिशियल लाइट होती है रात के टाइम, आपको पता है आजकल रात में लोग बहुत देरों देर जगते हैं, तो क्या जला के जगते हैं, आर्टिफिशियल लाइट जल रही होती है, हमारे बल्ब से, हमारे ये ड्रीम कैचर की लाइट से, क्या क्या तो सुंदर सुंदर फलाना ढिमकाना लाइट आ चुकी है। इससे क्या हुआ है ना, जो एक डिजीज है जिसको बोलते हैं अल्जाइमर, अल्जाइमर जो है ना, वो डिमेंशिया नाम की एक अम्ब्रेला टर्म है। डिमेंशिया जो है, भूलने की बीमारी है, ये एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म का मतलब होता है, ये आपके साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ब्रेला टर्म का मतलब हुआ कि ये एक मेजर टर्म है, ठीक है। और इस टर्म के अंदर ही बाकी टर्म आ जाते हैं। अम्ब्रेला छाता की तरह काम करता है। डिमेंशिया के अंदर आता है आपका अल्जाइमर, ठीक है। अल्जाइमर एक कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया। इसमें क्या होता है, लोग ना भूलने लगते हैं, सोचने की इनकी स्थिति कम हो जाती है, कॉग्निटिव एबिलिटी कम हो जाती है, और धीरे धीरे सब भूल जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ब्रेन में प्लाक और टैंगल्स बन जाती हैं। ये देखिए, ये पिक्चर देखिए ध्यान से, ये एक हेल्दी ब्रेन है, ठीक। और ये एक अल्जाइमर का ब्रेन है। हेल्दी ब्रेन में आप देख सकते हैं हिपोकैम्पस ब्रेन का एक पार्ट होता है जो हमारी मेमोरी में हेल्प करता है। ये कल को आपके एग्जाम में आ गया हिपोकैम्पस, तो याद रखना कि ब्रेन में जो भी मेमोरी है वो हिपोकैम्पस से एसोसिएटेड होता है, याद रखना। और ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। क्या देख रहे हैं आप कि जब अल्जाइमर प्रोग्रेस कर रहा है किसी इंसान में, तो ये जो हिप्पोकैम्पस है वो छोटा हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, और ये जो कॉर्टिकल है ये भी श्रिंक हो रहा है, सब छोटा हो जाता है। क्यों, क्योंकि ब्रेन में प्लैक जम जाता है, टैंगल्स बन जाती हैं ब्रेन में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता ना, न्यूरॉन आपने सुना ही होगा, न्यूरॉन जो है वो यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। हमारा नर्वस सिस्टम किससे बना होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। तो जो यूनिट ऑफ ब्रेन है वो कौन है, न्यूरॉन है। न्यूरॉन एक सेल होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये न्यूरॉन क्या होता है, ये एज होने लगता है अल्जाइमर बीमारी में। एज होने की वजह से क्या होता है, जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसके अंदर मेमोरी स्टोर करने की पावर ही खत्म हो जाती है। अगर किसी को समझना है कि अर्ली सिम्टम्स क्या है, तो अर्ली सिम्टम्स है कि कोई इंसान को अल्जाइमर हो सकता है कि वो पहले भूलना शुरू करेगा, भूलने के बाद कंफ्यूज होना शुरू करेगा, फिर उसको प्रॉब्लम हो जाएगी दिन ब दिन की प्लानिंग करने में भी, सिंपल टास्क भी उसको से हो नहीं पाएगा। तो ये धीरे धीरे किस में चेंज हो जाएगा, अल्जाइमर में। अब ये डेटा हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट कि डब्ल्यूएचओ के एस्टीमेट के हिसाब से 2023 में 55 मिलियन से ज्यादा लोग जो है वो सफर किए हैं डिमेंशिया से सफर किए हैं। और अगर इंडिया की डेटा की बात की जाए तो एनीवेयर बिटवीन 3 and 9 मिलियन इंडियंस आर बिलीव टू हैव दिस डिजीज। 3 से 9 मिलियन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो अल्जाइमर 75% बहुत ज्यादा हुई है केसेस। अगर हमसे आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछे कि अल्जाइमर का क्योर है, तो देखिए अल्जाइमर का कोई क्योर तो अभी तक अवेलेबल नहीं है। देखिए, देयर इज नो क्योर अवेलेबल येट, अभी तक कोई क्योर नहीं है। पर हाँ, ऐसी दवाइयां जरूर बन गई हैं जो स्लो कर देगी कि अगर 10 साल में होने वाला अल्जाइमर तो अब 15 साल 20 साल में होगा, लेकिन अभी तक क्योर नहीं आया है।
ये स्टडी क्या बताती है कि देखिए, जेनेटिक्स और मेडिकल कंडीशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है अल्जाइमर में, लेकिन लाइट पोल्यूशन जो है उसके बारे में पहले कभी बात नहीं की गई थी। लेकिन जब साइंटिस्ट ने सैटेलाइट से लाइट पोल्यूशन और मेडिकेयर डेटा को निकाला तो उन्होंने देखा कि रिस्क जो है वो ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन अगर हम लोग को रिलेशन देखें इस लाइट पोल्यूशन और अल्जाइमर का, तो ये किस चीज में है? तो जो लोग 65 साल से पहले की उम्र में जिनको अल्जाइमर होता है ना, उन लोगों में लाइट पोल्यूशन का ज्यादा रूल है। मतलब एज के साथ तो अल्जाइमर होता ही होता है, क्योंकि जब कोई इंसान बूढ़ा होता है ना, तो न्यूरॉन्स उनकी ऐसे भी डीजेनरेट होने लगती है। डीजेनरेट मतलब खत्म होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर किसी को 65 साल से पहले ही न्यूरॉन खत्म होने लग जाए, तो वो अर्ली अल्जाइमर ऑनसेट है। और इसमें आपका लाइट पोल्यूशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आपको पता है, यंगस्टर्स हम लोग ही बहुत आधे आधे रात तक जो है वो बेमतलब की लाइट जला के बैठे होते हैं, कोई मतलब नहीं है इसका। देखिए, अब प्रॉब्लम क्या है कि लाइट जला के बैठ रहे, तो इससे इशू ही क्यों आ रहा है? देखिए क्या होता है ना, हम लोगों में होता है एक सर्केडियन रिदम, ठीक है? सर्केडियन रिदम, सर्केडियन रिदम का मतलब होता है दिन और रात की स्लीप साइकिल। इतना अगर बहुत वैसा लग रहा है क्या है सर्केडियन रिदम, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर्केडियन रिदम का मतलब वो दिन और रात में सोने की साइकिल, स्लीप वेक साइकिल समझ लीजिए आप, ठीक है? स्लीप वेक साइकिल, एक स्लीप वेक साइकिल होता है। रात को अंधेरा होते इंसान को सो जाना चाहिए, ये हमारी बायोलॉजिकल नीड है। लेकिन क्या होता है, हम लोग उसको डिले करते हैं, हम लोग स्लीप वेक साइकिल को हटा देते हैं। इससे क्या होता है, डिसरप्शन हो जाता है स्लीप वेक साइकिल में। और कोई इंसान अगर सो नहीं सकता ना, तो उसके अंदर बहुत बीमारियां हो जाती है, डिप्रेशन हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, और अल्जाइमर तो होना ही होना है, ठीक है? क्या बोला गया ना कि 80% ग्लोबल पोल्यूशन पॉपुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं लाइट पोल्यूशन को एक्सपीरियंस कर ही रहा है, ठीक है? और इस लाइट पोल्यूशन से क्या हो रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है ह्यूमन के लिए भी और इन्वायरमेंट के लिए भी। तो ये सारी कुछ चीजें थी लाइट पोल्यूशन अल्जाइमर से रिलेटेड, ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख भी लेंगे इस पिक्चर को। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे की अगर हम लोग बात करें, मुझे इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या इसका आंसर है। तब तक मैं आपको लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देती हूँ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर है यूरेनस। तो जिन्होंने भी इस प्लैनेट का नाम दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत सही आंसर किया है और आज के भी क्वेश्चन का आंसर करें। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हम लोग, तो देखिए अभी इतना ज्यादा क्लाइमेट चेंज का इशू क्रिएट हो चुका है ना वर्ल्ड में, कि आए दिन कहीं ना कहीं टाइफून आता रहता है, साइक्लोन आता ही रहता है। वैसे ही चाइना में एक नया टाइफून आया, यागी, और इस यागी के वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई है। एशिया का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म अभी तक जो आया है वो है ये टाइफून यागी, जो हैनान प्रोविंस में आया चाइना का फ्राइडे में। इससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा बारिश और गेल माने तूफान और बारिश लेकर आया है। पावर चली गई, बहुत सारे लोगों को, अराउंड 5 लाख लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ गया, स्कूल्स बंद कर दी गई और बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए। तो ये वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट पावरफुल ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड मोस्ट पावरफुल ट्रॉपिकल साइक्लोन इन 2024 में सेकेंड मोस्ट पावरफुल यागी ही है। और अभी धीरे धीरे चाइना से कहाँ जा रहा है, तो वियतनाम में जा रहा है। तो अब इससे कहीं ना कहीं हम लोग चाइना को थोड़ा सा ऐसे डिटेल में देख लेते हैं। ये देखिए चाइना किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चाइना इतनी बड़ी कंट्री है ना, ये देखिए यहाँ पे मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया तो है ही है, नेपाल, उसके बाद भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, नॉर्थ कोरिया, ये सारे से तो लैंड बॉर्डर शेयर करो। और साउथ चाइना सी में तो इसने अपने जलवे भी खेरी रखे हैं, बोलता है पूरा साउथ चाइना सी इसका ही है। तो वो तो अलग ही कहानी है इनकी। तो आप ये देख सकते हैं, ये चाइना हो गया। अगर अभी डिटेल में मैप देखना है तो ये रहा चाइना। चाइना की कैपिटल आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, इजी है पर फिर भी बताएं कि चाइना की कैपिटल क्या है, ठीक है? कैपिटल ऑफ चाइना। ओके, तो ये हो गया आपके लिए। नेक्स्ट है रिवाइवल ऑफ सार्क, स्पिरिट कैन सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स, यूनोस। तो आपको पता है ना, नोबेल लॉरिएट, नोबेल प्राइज विनर जो है यूनोस जी, उन्होंने क्या बोला है कि सार्क जो है वो बना तो था बड़े जोर शोर से, लेकिन आज सिर्फ वो पेपर पे रह गया है, फंक्शन नहीं करता अच्छे से। शार्क की बात की जाए तो सार्क जो है वो बना तो था इन लाइन्स विथ यूरोपियन यूनियन, जैसे यूरोपियन यूनियन की लाइन है ना, उसी लाइन पे बना था। लेकिन यूरोपियन यूनियन तो आपको पता है कितना सक्सेसफुल हुआ, पर सार्क वो जो है ना सक्सेस नहीं अचीव कर पाया। तो अब हम लोग डिटेल में सार्क को देखेंगे। उससे पहले ये बता दें कि
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ना वो 26 सितंबर को होने वाली यूएन जनरल असेंबली में स्पीच देने वाले हैं, ठीक है। वो वन ऑफ द स्पीकर होंगे। यूएन ने एक लिस्ट निकाली है, लिस्ट ऑफ स्पीकर की, उसमें हमारे पीएम भी होंगे। तो इस जनरल डिबेट में जो 79 सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली ये 24 से 30 सितंबर को होगा। और यूनुस जी ने क्या कहा है कि इसमें हम लोग सार्क पे बात कर सकेंगे, ठीक है। ये 8 मेंबर ब्लॉक है, 8 कंट्री से बना हुआ है। तो चलिए थोड़ा सार्क को देख लेते हैं डिटेल में। तो सार्क की फुल फॉर्म देखी जाए तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो ये 8 दिसंबर 1985 में इस्टेब्लिश हुआ था। एक चार्टर साइन किया गया था ढाका में, उस चार्टर को साइन करके सार्क बनता है। हेडक्वार्टर सार्क की क्या है, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सी जगह की हेडक्वार्टर है सार्क की। 7 फाउंडिंग मेंबर्स थे, 7 कंट्रीज ने मिलकर सार्क को एस्टैब्लिश किया था, जिसमें अपना भारत महान भी है। मालदीव्स थे, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इसके अलावा एक और नेशन जो है अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। टोटल अभी 8 हैं, 8 मेंबर्स करेंटली, ठीक है। तो जो ये न्यूएस्ट मेंबर है वो कौन है और वो किस साल में आया है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, कमेंट करिएगा। अब देखिए प्रिंसिपल क्या है सार्क की। तो सार्क है ना रिस्पेक्ट करने की बात करता है, सॉवरेन इक्वालिटी की, नॉन इंटरफेरेंस की बात करता है कि कोई भी जो मेंबर नेशन है ना वो एक दूसरे के ऊपर इंटरफियर ना करें, नॉन इंटरफियरेंस हो, इसकी बात करता है। और सबकी सॉवरेन इक्वालिटी मतलब सब कंट्री का अपना अपना सॉवरेन राइट होता है ना, उसको कोई नहीं भेज सकता ना। 9 ऑब्जर्वर भी है सार्क के, वो कंट्रीज के नाम आप लोग बताएंगे वो कौन 9 ऑब्जर्वर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सार्क, ठीक है। सार्क पे मेंस में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, प्री में तो है ही है इंपॉर्टेंट। और अगर इस तरह से किसी इंपॉर्टेंट नोबेल लॉरिएट ने बात कर ली है तो आपके लिए प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब वैसे भी एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, हम लोगों को इस बार चुकना नहीं है। अब देखिए एरिया ऑफ कॉपरेशन की बात की जाए तो सार्क कौन कौन सी एरिया में कॉपरेशन की बात करता है। तो वेलफेयर प्रमोट करने की बात करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने की बात करता है, सेल्फ रिलायंस की बात करता है और म्यूचुअल ट्रस्ट बनाने की बात करता है। तो ये सारी कुछ चीजें थी सार्क से रिलेटेड। तो आज के लिए ये सारे आपके न्यूज थे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा और जोर शोर से पढ़े, रिवीजन करते रहें, ठीक है। रिवीजन का कोई तोड़ नहीं है। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।